मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे से पहले गृह मंत्री अमित शाह की बैठक है। एनएसए डोभाल समेत सुरक्षा एजेंसियों के अफसर मौजूद। अमरनाथ यात्रा की होगी समीक्षा। जल संकट के खिलाफ प्रदर्शन। जल बोर्ड ऑफिस पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मटके फेंके। महिलाओं ने दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस पर किया पथराव। एलन मस्क के बाद राहुल गांधी का भी आया ईवीएम पर बयान। बोले चुनावी पारदर्शिता पर उठ रहे गंभीर सवाल। भाजपा ने बंगाल हिंसा की जांच के लिए गठित की 4 सांसदों की समिति। जल्द ही नड्डा को सौंपेगी रिपोर्ट। राजकोट आग मामले में नगर निगम के 2 कर्मचारी हुए गिरफ्तार। दस्तावेजों से छेड़छाड़ का आरोप। गेमिंग जोन हादसे में 30 लोगों की हुई थी मौत। गुजरात में मानसून रुका। मध्य प्रदेश में 3 दिन बाद पहुंचेगा। नॉर्थ ईस्ट में बारिश का रेड अलर्ट। वाराणसी में हीटवेव से विदेशी टूरिस्ट सहित 3 की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। खबर है देश की राजधानी दिल्ली से, जहां ईवीएम को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। ईवीएम पर राहुल गांधी ने एक बार फिर से सवाल उठाया है। राहुल गांधी ने ब्लैक बॉक्स से की है ईवीएम की तुलना। किसी को भी जांच करने की अनुमति नहीं। ये बड़ी बातें राहुल गांधी की ओर से कही गई हैं। ईवीएम के जरिए राहुल ने महाराष्ट्र का मुद्दा उठाया। मुंबई उत्तर पश्चिम की सीट को लेकर उठाए थे सवाल। 48 वोटों से जीते थे शिंदे गुट के रविंद्र वायकर। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ईवीएम हैकिंग मामले में मुंबई पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। आरोपी मंगेश पांडलकर का मोबाइल जब्त। एलन मस्क ने भी राहुल की पोस्ट पर किया रीपोस्ट। मस्क ने ईवीएम के हैक होने की कही थी बात। अमेरिका के चुनाव में ईवीएम को इस्तेमाल न करने की सलाह। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो देखिए, एलन मस्क के बाद अब राहुल गांधी ने भी ईवीएम को लेकर सवाल उठा दिए और ब्लैक बॉक्स से ईवीएम की तुलना कर दी। कहा किसी को भी जांच करने की अनुमति नहीं। ईवीएम हैकिंग के मामले में मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आरोपी मंगेश पांडलकर का मोबाइल जब्त। एलन मस्क ने भी राहुल की पोस्ट को लेकर अहम बातें कही। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अमेरिका के चुनाव में ईवीएम को इस्तेमाल न करने की सलाह दी गई है। तो अमेरिका के चुनाव में ईवीएम को इस्तेमाल न करने की सलाह। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। एलन मस्क की ओर से पहले ये बड़ी बातें कही गई। अहम जानकारी आप देखिए, ईवीएम को लेकर एलन मस्क का यह हालिया ट्वीट भी सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एलन मस्क के ट्वीट के बाद ये मामला अब और गंभीर होता जा रहा है। राहुल गांधी के ट्वीट को उन्होंने रिपोस्ट किया है। मुंबई में 48 वोटों से जीते शिवसेना उम्मीदवार वायकर भी फंसे। और बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ईवीएम को लेकर एक बार फिर से घमासान शुरू हो चुका है। तो राहुल गांधी के ट्वीट को रिपोस्ट करते हुए बड़ी बातें कही गई हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी सामने आई है। देखिए, अखिलेश यादव ने भी उनके एलन मस्क के ट्वीट को रीट्वीट किया है। टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, अगर वहीं मुश्किलों की वजह बन जाए तो हालात बिगड़ जाते हैं। अखिलेश यादव की ओर से ये कहा गया। लेकिन दूसरी ओर राहुल गांधी ने देखिए ईवीएम को लेकर जिस तरीके की बातें कही वो यहाँ पर नजर आई। उन्होंने कहा कि ईवीएम ब्लैक बॉक्स की तरह है। राहुल गांधी ने ईवीएम की तुलना ब्लैक बॉक्स से की है।
और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर है के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने के न्यूज पर बातचीत की है। ए.के. शर्मा ने के न्यूज के सवालों का जवाब भी दिया है। बिजली की दरों को लेकर के न्यूज ने मुद्दा उठाया था। के न्यूज ने मुद्दे की बात में उठाई थी आवाज। उपभोक्ताओं से अभी नहीं वसूला जाएगा कोई भी पैसा। ए.के. शर्मा की ओर से अहम बातें कही गई हैं। पिछले 4 सालों से नहीं बढ़ा है कोई भी पैसा। जनता को 24 घंटे बिजली मिल रही है। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा की ओर से बड़ी बातें कही गई हैं। के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। के न्यूज ने मुद्दे की बात में आवाज उठाई थी और इसके बाद इस पूरे मामले में बड़ा असर देखने को मिला है। उपभोक्ताओं से अभी नहीं वसूला जाएगा कोई भी पैसा। ए.के. शर्मा की ओर से यह अहम बातें के न्यूज इंडिया के माध्यम से कही गई हैं। बड़ी जानकारी उन्होंने के न्यूज इंडिया से खास बातचीत भी की है। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। अब बिजली को लेकर लगातार जो है खबरें चल रही हैं कि जिस तरीके से 24 घंटे बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही है और इसको लेकर तरह-तरह चीज़ें चल रही है। ऐसे में बातचीत करने के लिए ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा हमारे साथ में। जी सर, लगातार चर्चा हो रही है कि 24 घंटे बिजली नहीं मिल पा रही है, क्या कारण है सर कि लोग जो है आज सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था पहली बार 24 घंटे देने की बात हुई है। अभी तक आपको याद होगा रोस्टर की व्यवस्था थी, 18 घंटे 20 घंटे। मैं जब अधिकारियों से पूछता था बिजली कैसी जा रही है, बहुत अच्छी जा रही है। फिर मैं जब गहराई में जाता था कि ये लोग कैसे बोल रहे हैं कि अच्छी जा रही है, तो वो रोस्टर के सामने 18 घंटे का रोस्टर है, 17 घंटे दे रहे हैं, 17.5 घंटे दे रहे हैं। पहली बार हमने खुद जनता के बीच में मीडिया के सामने मैंने कहा था कि हम 24 घंटे बिजली देंगे और इस समय आपकी जानकारी के लिए हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। हाँ, स्थानीय व्यवधान कई बार आते हैं, कहीं आंधी आ जाती है, कहीं तूफान आ जाता है, कहीं बरसात की या आंधी जैसे परिस्थितियां बन जाती हैं। ऐसे में स्थानीय हमारी संरचना जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको कई बार क्षति पहुंचती है, पोल खंभे गिर जाते हैं। ऐसे में व्यवधान आता है, उसको हम तुरंत ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पहली बार उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली देने की बात हम कर रहे हैं और दे भी रहे हैं। आपको इसका एक और उदाहरण मैं बताऊं कि अभी तक की सबसे ज़्यादा मेगावाट और मिलियन यूनिट में अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा विद्युत आपूर्ति उत्तर प्रदेश में इस समय हो रही है। पिछले साल भी हमने उसके पहले के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 28,284 मेगावाट बिजली हमने दिया था। वो रिकॉर्ड उस समय के भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री ने कहा था कि देश में सर्वाधिक था उत्तर प्रदेश की सप्लाई। इस बार की गर्मी में 28,000 के ऊपर चलते हुए 29,000 की मांग हुई और अभी 30,000 के ऊपर हम चल रहे हैं। और मैं देख रहा हूं कि अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो जून के महीने में शायद वो 31,000 भी हम शायद टच कर जाएंगे, हमारी पीक डिमांड। उसे ये महत्तम आपूर्ति है, महत्तम डिमांड है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में ही नहीं बल्कि पूरे देश के इतिहास में किसी भी राज्य ने इतनी ज़्यादा बिजली की आपूर्ति नहीं किया है। उसको हम कर रहे हैं और इसे करने के लिए हम अपने उत्पादन इकाइयों की क्षमता को भी बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। उनका ज़्यादा क्षमता से उनका उत्पादन हो उसकी भी कोशिश कर रहे हैं। मार्केट से बिजली खरीदने की भी कोशिश कर रहे हैं और साथ ही हमने कई राज्यों से अनुबंध करके थोड़ी बिजली मिल जाए इसकी भी हमने व्यवस्था किया हुआ है। इसी कारण पहली बार हम 30,600 मेगावाट की पीक डिमांड हमने मीट किया है और आने वाले दिनों में ये शायद और बढ़ जाएगी। और मिलियन यूनिट में अगर मैं बात करूं तो 656 मिलियन यूनिट की आपूर्ति इस प्रदेश में कभी नहीं हुई थी या पूरे देश में किसी भी राज्य के द्वारा कभी नहीं हुई थी। इतनी ज़्यादा बिजली हम लोग दे रहे हैं और 24 घंटे सातों दिन दे रहे हैं। ये बिजली हम 24 घंटे इसलिए आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं कि पहुंच रही है, पहुंच पा रही है। स्थानीय छोटे मोटे व्यवधान या छोटे मोटे समय के व्यवधान को छोड़ करके मैं इसलिए कह पा रहा हूं कि लगभग पिछले 2 सालों में हमने अनुरक्षण के बहुत ही गंभीर प्रयास किए हैं। ट्रांसफार्मर में तेल डालना, उसका फ्यूज बदलना, खंभे अगर
गिरने की स्थिति में है, इंसुलेटर उनका काम नहीं कर रहा है, अर्थिंग उनकी काम नहीं कर रही है ट्रांसफार्मरों की, वो सब ठीक करने का हमने एक बहुत बड़ा अभियान कई बार चलाया, निरंतर चलाया। तार जहाँ जहाँ जर्जर थे उन्हें बदलने का काम भी बहुत बड़ा हुआ है। तो इसलिए मैं आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस बार ब्रेकडाउन या क्षति जो है, फॉल्ट जो है वो कम हुई है। साथ ही हमने आधारभूत संरचना जो हमारे खंभे, तार, ट्रांसफार्मर, इनके नवीनीकरण का भी एक बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चल रहा है। लगभग 22-23 हजार करोड़ रुपए के खर्च से हमने लगभग 6.5 लाख ट्रांसफार्मर बदले हैं या उच्चीकृत किए हैं। लगभग 1 लाख किलोमीटर के तार हमने जो जर्जर थे, जो जिनकी वजह से बार बार लाइन जाती थी आती थी, उनको बदला गया है। लगभग 18,77,000 एग्जैक्ट फिगर है, लगभग 19 लाख जो है खंभे हमने जो गिरने की स्थिति में थे, जर्जर थे, उनको बदलने का काम हुआ। तो इस प्रकार ये जो युद्ध स्तर पर व्यापक काम हुआ है, उसके चलते हम लगभग 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति पूरे चुनाव के समय और वर्तमान में भी हम कर पा रहे हैं। आप 24 घंटे बिजली देने की बात कर रहे हैं सर, लेकिन लखनऊ ही ऐसा शहर है कि जहां पर लोग जो हैं रात भर जो हैं घरों के बाहर बैठे रहे हैं, धरना प्रदर्शन किए, कहीं कहीं तो जाकर के पावर हाउस में मारपीट तक घटना सामने देखने को मिली। आपने एक पूरे राज्य में जो कई लाख गांव हैं, कई हजार कस्बे हैं, कई सौ नगर पालिकाएं हैं, उसमें से लखनऊ की एक घटना आपको मिली और उसको आपने याद रख करके उसका जिक्र किया। मैं आपको फिर से कहता हूं कि वो मात्र एक घटना थी और उसके पीछे का कारण ये था कि वर्षों पहले जो अंडरग्राउंड केबल थी, उसमें आपकी जानकारी में आया होगा, उसमें फॉल्ट आई। उसके चलते हमारी लाइन को अन्य जगहों से जोड़ना पड़ा। विद्युत आपूर्ति शुरू हो गई थी, लेकिन लो वोल्टेज और इसकी समस्याएं बनी रहीं। 2-3 दिन ये समस्या चलती रही। ये एकमात्र ऐसी घटना है जो मीडिया में हाईलाइट हुई, लोगों ने हाईलाइट किया, हमारे विरोधियों ने हाईलाइट किया, विरोध पक्ष ने उसका थोड़ा लाभ उठाने की कोशिश की, लेकिन उसका लाभ मिला नहीं। लखनऊ की सीट भी हम माननीय राजनाथ सिंह के नेतृत्व में हम जीते। ऐसी घटनाएं, मैंने कहा कि आकस्मिक घटनाएं हो जाती हैं, कई बार कुदरती संजोगों की वजह से हो जाती है, कई बार हमारे सिस्टम की खराबी की वजह से हो जाती है। और आपने इस बात का भी आपको जिक्र करना चाहिए कि हमारे कर्मचारी, हमारे अधिकारी रात दिन लग करके इतनी बड़ी समस्या थी, उसको बहुत ही कम समय में उसे ठीक करने का काम किया। अच्छा, आउटर में पैसा बढ़ाने की बात कही जा रही है, आज अखबारों में कई छापा गया और फिर उसके बाद ये हवा कहाँ से उड़ रही है? अभी ऐसी कोई प्रस्ताव नहीं है और ये एक इस लंबी प्रक्रिया होती है। कोई भी बिजली के रेट बढ़ाने की या कनेक्शन के रेट बढ़ाने की एक लंबी प्रक्रिया है, जो उत्तर प्रदेश के हमारे जो नियामक होते हैं, रेगुलेटरी कमीशन है, उसके पास जाती है। वो देखते हैं, परखते हैं। आपके संज्ञान में होगा कि 4 सालों में बिजली की कोई भी दरें बढ़ाई नहीं गई है, बल्कि उसी दर पे रहते हुए हमने किसानों की संपूर्ण बिजली का जो बिल है वो माफ़ करने का निर्णय लिया है। तो हमारी लोकप्रिय सरकार, माननीय योगी जी की सरकार, माननीय सुरेश खन्ना वित्त मंत्री जी की सरकार और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार जन कल्याणकारी सरकार है। बिजली का रेट बढ़ाने में नहीं, हम घटाने में विश्वास रखते हैं। और इसीलिए आपने सुना होगा कि अपने चुनावी सरगर्मी के बीच भी माननीय प्रधानमंत्री जी हर घर सूर्य योजना की बातें किया करते थे। हमारे जिले में भी जब मऊ में आए थे तो उन्होंने मंच से सबको सोलर पैनल लगाने का, सौर ऊर्जा की तरफ जाने का उन्होंने आह्वान किया था। उससे बिजली न सिर्फ मुफ्त की हो जाएगी कंज्यूमर्स के लिए, बल्कि उस बिजली से वो अपनी आमदनी भी बढ़ा पाएंगे। तो हम उस तरह की सोच रखने वाली सरकार के प्रतिनिधि हैं, उसके भागीदार हैं और बिजली का बिल बढ़ाने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं। सर, एक आखिरी सवाल, चुनाव लोकसभा का खत्म हो चुका है और चुनाव के बाद पहले आप फील्ड पे निकला करते थे, उतरते रहते थे। इस बार 2-4-10 दिनों में देखा नहीं आपको, आपकी कोई तस्वीर नहीं साझा हुई कि आप फील्ड पे उतर करके अधिकारियों को फटकार लगा रहे हो? हम फील्ड में अवश्य उतरते हैं, उतर रहे हैं। चूँकि 2 महीने से आचार संहिता के चलते बहुत सारे सरकारी काम, बहुत सारे सरकारी निर्णय बाकी रहते हैं, बाकी रह गए हैं।
इसलिए अधिकारियों के साथ दिन रात नीति विषयक निर्णयों को पहले कंप्लीट करने के बाद फील्ड में जाना हमारा खुद की पसंद होती है, हमारी खुद की फितरत है। मैं अवश्य जा करके देखना चाहूँगा। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ में ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से लगातार हम 24 घंटे बिजली देने की बात कर रहे हैं, और उसके साथ साथ ये भी कहा कि अब फील्ड में उतरने का समय आ चुका है, जल्द ही फील्ड पे उतरते हुए नजर आएंगे। कैमरा रमेश वर्मा के साथ में संदीप मिश्रा, के न्यूज़, लखनऊ। यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। गर्मियों में पशुओं की दूध उत्पादन, प्रजनन क्षमता और सेहत को लेकर पशुपालक और किसान चिंतित हो जाते हैं। पशुओं को गर्मी से बचाने के लिए उन्हें छांव में रखें। छप्पर में रूम थर्मोमीटर स्थापित करें। छप्पर पर धान की पुड़िया रखने से सफेद रंग या गोबर मिट्टी से रंगने से गर्मी घटती है। छप्पर में पंखे, पानी के फव्वारे, फॉगर आदि का उपयोग करें और पशुओं को प्राकृतिक पर्दे लगाकर सीधी धूप और लू से बचाएं। गर्मी में पानी का छिड़काव करें और तालाब में जल विहार के लिए ले जाएं। पशुओं को हरा घास चारा, प्रोटीन फैट बाईपास पूरक, खनिज मिश्रण तथा नमक दें। चराना और आहार देना ठंडे समय पे करें। गर्मियों में पानी की जरूरत 40 से 50% बढ़ जाती है। दिन भर पर्याप्त स्वच्छ ठंडा पानी दें। सुबह 11 से शाम 4 के बीच उनसे काम ना लें। पशु को यदि लू लग जाए तो तुरंत पशु चिकित्सालय में उपचार करवाएं। स्वस्थ पशु, खुशहाल पशुपालक। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नीट मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का यू टर्न नजर आ रहा है। देश भर में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के खिलाफ बड़े पैमाने पर हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच उन्होंने माना है कि नीट परीक्षा परिणाम में कुछ गड़बड़ियां हुई हैं। जो भी बड़े अधिकारी इसमें शामिल पाए जाएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी माना कि एनटीए में सुधार की जरूरत है। नीट परीक्षा परिणाम में धांधली को लेकर देश भर में छात्र और अभिभावक एनटीए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जैसे बड़े शिक्षण संस्थानों के छात्र संगठन NSUI, AISA, SFI और ABVP भी छात्रों के साथ जमकर आवाज उठा रहे हैं। उधर बिहार के पटना, नालंदा और गुजरात के गोधरा में नीट पेपर लीक की ओर संकेत करने वाले कई सबूत मिले हैं। गिरफ्तारियां हो रही हैं। बिहार में पकड़े गए कई आरोपियों ने EOU की पूछताछ में पेपर लीक और एजेंसी के अधिकारियों से साठगांठ की बात भी कबूल की है। अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भी नीट में गड़बड़ियों की बात मानी है। और इस साल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट परीक्षा परिणाम को लेकर पहली बार ऐसे कदम उठाए हैं जिसकी वजह से परीक्षा में अनियमितता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। नीट परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट समेत 7 हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर हुई हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट एक साथ जोड़कर 8 जुलाई को सुनवाई करेगा। इसमें नीट पेपर लीक और सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका भी शामिल है। इस पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कुछ कहा है, ग्राफिक्स के माध्यम से वो बड़ी बातें आपको हम दिखाते हैं। नीट के संबंध में 2 प्रकार की व्यवस्थाओं का विषय, ये सारी बड़ी बातें धर्मेंद्र प्रधान की ओर से बोली गई है। बड़ी बातें आपको हम बता रहे हैं। उनके बयान की शुरुआती जानकारी थी कि कुछ छात्रों को ग्रेस नंबर दिए गए हैं। देखिए क्या बोले हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, वो भी हमारे टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। दूसरा, 2 जगहों पर कुछ गड़बड़ियां सामने आई हैं। मैं छात्रों और अभिभावकों को आश्वस्त करता हूं, इससे भी सरकार ने इसे भी गंभीरता से लिया है। ये सारी बड़ी बातें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कही हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। क्या बोले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ग्राफिक्स के माध्यम से उनके बयान की बड़ी बातें।
तो क्या बोले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उसको लेकर हमने आपको अहम बातें बताई हैं। और इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ में कानपुर से हमारे संवाददाता अमित शर्मा जुड़ चुके हैं। अमित, पूरे मामले में देखिए लगातार अलग अलग तरह के सवाल उठ रहे हैं, अलग अलग बयानबाजियां हो रही हैं। अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी बड़ी बातें कह दी। उन्होंने कहा कि जो भी अव्यवस्थाएं हुई या जहां पर भी लापरवाही हुई है उस पर एक्शन लिए जाने की बात कही गई है। देखिए, ये जब पेपर लीक का मामला सामने आया था तो लगभग पूरे देश में हड़कंप मचा था, क्योंकि हर बार जब नीट की परीक्षा होती थी उसमें टॉपर जो होते थे वो पूरे देश में सिर्फ 1 या 2 होते थे, लेकिन इस बार परीक्षा में 65 से अधिक अभ्यर्थी टॉपर हो गए। तो ऐसे में सवाल उठने लगे कि इतने अभ्यर्थी अचानक टॉपर कैसे हो गए। तो कहीं ना कहीं बिहार में 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें सबसे पहले बिहार में गिरफ्तारी हुई, जिससे पता चला कि पेपर लीक हुआ है और उन्हें पूरा पेपर एक जगह बैठाल के समझाया गया है। उसके बाद पुलिस ने जब छानबीन की तो 5 लोग गुजरात में भी गिरफ्तार हो गए। तो इससे ये कयास लगाया गया कि पूरे देश में नीट की परीक्षा का जो पेपर था वो लीक हो गया और लोगों तक पहुंच गया। ऐसे में अब एजेंसियां हैं वो काम कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो केंद्रीय मंत्रियों का कहना है कि पेपर लीक का अभी तक कोई सुराग सामने नहीं आया, और विपक्ष कह रहा है कि इस तरीके से लगातार पेपर लीक हो रहा है, उस तरीके से अभ्यर्थियों के जो जीवन पे वो भी संकट बन रहा है, क्योंकि बड़ी मेहनत से अभ्यर्थी अपने परीक्षा की तैयारी करते हैं। ऐसे में जब पेपर लीक हो जाता है तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन पे बहुत असर पड़ता है। और एक मामला देखने को मिला था जहां हाई स्कूल का छात्र हाई स्कूल नहीं पास कर सका, उसने नीट में टॉप कर दिया। ऐसे में तमाम सवाल उठने लगे और पूरे देश के छात्र नाराज हो गए। जी बिल्कुल, साफ तौर पर देश भर के छात्रों में नाराजगी है और लगातार सवाल ये भी उठ रहा है कि देखिए नीट को अगर नीट ही रहने दिया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें जो परीक्षार्थी आगे बढ़ते हैं वो आगे चलकर लोगों के लिए काम करते हैं और वो बड़ा नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन फिलहाल केंद्रीय शिक्षा मंत्री का ये जो बयान सामने आया है, क्या लग रहा है कि अब पूरे मामले में एक्शन काफी तेजी के साथ में होगा? देखिए, सरकार ने पहले ही कह दिया था कि किसी भी तरीके की परीक्षा अगर पेपर लीक होता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब ऐसे में कार्रवाई करना एक अलग विषय है, लेकिन पेपर लीक ना हो इसके लिए सरकार को काम करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर लीक होने से सिर्फ ये नहीं होता है कि समय बर्बाद हो रहा है, बल्कि भविष्य बर्बाद होता है। ऐसे में पैसे की बर्बादी होती है, सरकार के समय की बर्बादी होती है, अभ्यर्थियों के समय की बर्बादी होती है। तो कहीं ना कहीं सरकार को कार्रवाई तो करनी ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चों का ये जो पेपर है ये लीक ना हो। जी बिल्कुल, साफ तौर पर यहाँ पर देखिए क्या कुछ एक्शन होता है इस पूरे बयान के बाद में, वो देखना बहुत अहम होगा। हालांकि सुधार की बात खुद उनकी ओर से भी कही गई है। शुक्रिया अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। तो नीट पर सवाल और अब सड़कों पर बवाल नजर आ रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी इस पूरे मामले में बड़ी बातें कही है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। किसी गुनहगार को छोड़ा नहीं जाएगा, उन्हें कठोर से कठोर दंड मिलेगा। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर आपको पीलीभीत से बताते हैं, जहां चंद पैसों के लालच में डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई है। डॉक्टरों की लापरवाही से गई एक नवविवाहित की जान। प्रसव पीड़ा होने पर परिजनों ने हॉस्पिटल में कराया था भर्ती। डिलीवरी के दौरान नवविवाहिता की हुई मौत। बच्चा स्वास्थ्य कमीशन की लालच में एक नवविवाहिता महिला की जान चली गई। देखिए, महिला की मौत की बात सामने आई है तो वहीं बच्चा स्वस्थ है और परिजनों की शिकायत करने पर अस्पताल संचालक ने धमकाया। परिजनों ने अस्पताल के गेट पर शव रखकर हंगामा किया है। सूचना मिलते ही पहुंचे नायब तहसीलदार। सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने अस्पताल को किया सील। मौके से अस्पताल के डॉक्टर और संचालक सारा स्टाफ फरार। अस्पताल संचालक डॉक्टर पर कार्रवाई का शिकायती पत्र दिया। कोतवाली रोड स्थित रामा नर्सिंग होम का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर सूचना मिलते ही नायब तहसीलदार पहुंच गए हैं। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने अस्पताल को सील किया। मौके से अस्पताल के डॉक्टर व संचालक सारा स्टाफ फरार नजर आया है। अस्पताल संचालक डॉक्टर पर कार्रवाई का शिकायती पत्र दिया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर, प्रसव पीड़ा होने पर परिजनों ने हॉस्पिटल में कराया था भर्ती।
और डिलीवरी के दौरान नवविवाहिता की हुई मौत, तो वही बच्चा स्वस्थ बताया जा रहा है। अगली खबर आपको रतलाम से बताते हैं, जहां पर जवारा में मिला गोवंश का कटा सिर का मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को जेल भेजा है। पुलिस ने 2 आरोपियों के मकान को ध्वस्त किया। आज 2 और आरोपियों के मकान पर चलेगा बुलडोजर। तो आज 2 और आरोपियों के मकान पर बुलडोजर चलेगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, पुलिस ने 2 आरोपियों के मकान को ध्वस्त कर दिया है। पुलिस ने 2 आरोपियों के मकान को ध्वस्त किया। आज 2 और आरोपियों के मकान पर चलेगा बुलडोजर। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर रतलाम से है, जवारा में मिला गोवंश का कटा सिर। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें। तो क्या बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस की ओर से अहम एक्शन लिए जाने की बात सामने आई है। रतलाम से खबर, जवारा में मिला गोवंश का कटा सिर का मामला, और मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को जेल भेजा है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और पुलिस ने 2 आरोपियों के मकान को ध्वस्त किया। तो पुलिस ने 2 आरोपियों के मकान को ध्वस्त किया है। और यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। जनता के मुद्दे, जनता की बात, सरकार का रवैया, जनता की पुकार। इत की बात ना उत की बात, हम करेंगे जनहित की बात। के न्यूज रखता है सबसे सरोकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। श्रावस्ती से खबर आपको हम बताते हैं, जहां विकास कार्यों का डीएम ने निरीक्षण किया है। भिनगार नगर में कराया जा रहा विकास कार्य, पटेल तरह के सौंदर्यीकरण का भी लिया जायजा। सफाई और पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। कार्य योजना बनाकर निकायों को किया जाएगा विकसित। डीएम की ओर से अहम बातें, जनता की जागरूकता को ध्यान में रखकर, तो जनता की अहम जरूरतों को ध्यान में रखकर विकास कार्य हो, और निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखा जाए। डीएम की ओर से ये बड़ी बातें सामने आई हैं। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर कार्य योजना बनाकर निकायों को विकसित किया जाए। डीएम ने ये सारे अहम निर्देश दे दिए हैं, और साथ ही कहा कि जनता की जरूरतों को ध्यान में रखकर ही विकास कार्य कराया जाए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। भिनगार नगर में कराया जा रहा विकास कार्य। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पटेल तरह के पास का मामला, सफाई और पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, सफाई और पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। अगली खबर चंदौली से आपको हम बताते हैं, जहां श्रद्धालुओं से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 1 दर्जन से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए। 3 की हालत गंभीर है, उनका इलाज जारी है। झारखंड से केदारनाथ धाम जा रहे थे श्रद्धालु। बस चालक के नींद में आने के चलते हुआ हादसा। सदर कोतवाली क्षेत्र के झांसी गांव के NH-19 की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर, जहां झारखंड से केदारनाथ धाम जा रहे थे श्रद्धालु, और 3 की हालत गंभीर है, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। झारखंड से केदारनाथ धाम जा रहे थे श्रद्धालु।
बड़ी खबर आपको हम बता दें, बस चालक के नींद में आने के चलते हुआ हादसा। तो बस चालक को नींद आने के चलते ये बड़ा हादसा हो गया। सदर कोतवाली क्षेत्र के झांसी गांव के नेशनल हाईवे 19 की ये पूरी घटना बताई जा रही है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, चंदौली से श्रद्धालुओं से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई और 1 दर्जन से अधिक श्रद्धालुओं के घायल होने की बात सामने आई है। तो 1 दर्जन से अधिक श्रद्धालुओं के घायल होने की बात सामने आई है, जिसमें से 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जाती है। और यहां पर रखते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस और रुख करते हैं खबरों का। चंदौली से इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर चंदौली से आपको दिखा रहे हैं। श्रद्धालुओं से भरी बस हुई दुर्घटनाग्रस्त। चंदौली से ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। श्रद्धालुओं से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हुई। 1 दर्जन से अधिक श्रद्धालु इस दुर्घटना में घायल हुए हैं। यह अहम खबर चंदौली से आपको दिखा रहे हैं। 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बाकी लोगों की भी हालत स्थिर बनी हुई है। झारखंड के केदारनाथ धाम जा रहे थे ये श्रद्धालु। इस दौरान बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इस दौरान कई श्रद्धालु घायल हुए हैं, जबकि 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। झारखंड से केदारनाथ जा रहे थे ये श्रद्धालु। अश्विनी मिश्रा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, अब श्रद्धालुओं की ये बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है, कई श्रद्धालुओं के घायल होने की खबर सामने आ रही है, क्या कुछ अहम अपडेट है? जी बताना चाहेंगे मनोज जी कि ये श्रद्धालुओं की बस झारखंड से कल निकली थी बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए। टूरिस्ट बस से ये श्रद्धालु निकले थे। इस बस में लगभग 35 श्रद्धालु सवार थे, जो कल सुबह झारखंड से निकले थे। रात को गया में विश्राम किए और विश्राम के बाद वो आगे के लिए निकले हैं। तो आज रविवार को सुबह जब वो आगे बढ़ रहे थे, उसी दौरान चंदौली के सदर कोतवाली क्षेत्र के झांसी गांव के समीप NH 19 पर साइड में ट्रक खड़ी थी। उसी में पीछे से जा करके बस चालक को बताया जा रहा है कि नींद आ रही थी, उसी समय झपकी लगी। उसी समय वो जाकर के पीछे से ट्रक में टक्कर मार दिया, जिससे उसमें लगभग 1 दर्जन से अधिक 13-14 लोग घायल हो गए, जिसमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। जिला चिकित्सालय में तीनों का समुचित उपचार हो रहा है। हालांकि अभी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं और बाकी यात्रियों को भी ट्रीटमेंट किया जा रहा है। जी अश्विनी, किसी तरीके की फिलहाल अभी कोई जनहानि की खबर तो सामने नहीं है? जी नहीं, अभी तक किसी भी तरीके की जनहानि की खबर नहीं है और तीनों यात्री जो गंभीर हैं वो भी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। निश्चित रूप से अश्विनी, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि श्रद्धालुओं से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। चंदौली से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। श्रद्धालुओं से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। झारखंड से केदारनाथ जा रहे थे ये श्रद्धालु। इस दौरान ये दुर्घटना सामने आई है, जिसके बाद कई लोगों की घायल होने की खबर सामने आ रही है। 3 लोग गंभीर भी बताए जा रहे हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। मेरठ से अगली खबर, जहां फ्रिज चुराने आए चोर दूध दही चुरा कर भागे हैं। फ्रिज का सारा सामान थैले में भर कर ले गए चोर। डेयरी पर लगे CCTV में कैद हुए हैं ये चोर और ये पूरी घटना CCTV में कैद हुई है। साफ तौर से तस्वीरें आप देख सकते हैं कि फ्रिज चोरी करने आए ये चोर दूध और दही और फ्रिज में जो भी सामान रखा हुआ था उसको चोरी करते नजर आ रहे हैं और ये पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हुई है। चोरी की घटना साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। डेयरी मालिक ने CCTV फुटेज पुलिस को सौंपा है। डेयरी मालिक ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। थाना सिविल लाइन के प्रभात नगर का यह पूरा मामला है। तस्वीरें साफ तौर से आप देख सकते हैं। CCTV फुटेज सामने आए, आप देख सकते हैं किस तरीके से मक्खन दही दूध जो भी फ्रिज में रखा हुआ था उसको चोरी करते नजर आ रहे हैं ये चोर। और फिलहाल बताया जा रहा है कि ये फ्रिज को चोरी करने आए थे, लेकिन उसमें रखा माल इनको ज्यादा ठीक लगा चुराना, तो इन चोरों ने उस माल पर हाथ साफ कर दिया। अब रुक करते हैं अगली अहम खबर का। प्रयागराज से अगली अहम खबर, जहां चलती कार में भीषण आग की घटना सामने आई है। लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। प्रयागराज के नए यमुना पुल का यह पूरा मामला है। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। शॉर्ट सर्किट से आग की
खबर सामने आ रही है। प्रयागराज के नए यमुना पुल का यह पूरा मामला है, जहां लोगों ने कूदकर कार सवारों ने अपनी जान बचाई है। चलती कार में भीषण आग की घटना सामने आई है। आपको बता दें कि इस तरीके की लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं। भीषण गर्मी की वजह से शॉर्ट सर्किट की घटनाएं जहां बढ़ रही हैं, वहीं गर्मी की वजह से आग लगने की, खासकर वाहनों में आग लगने की लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं और ऐसे में कई घटनाओं में लोगों की जानें भी गई हैं। तो चलते वाहन में इस तरीके की आग की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं और इसी तरह की घटना ये प्रयागराज से सामने आई है। चलती कार में ये भीषण आग की घटना सामने आई है। आप साफ तौर से देख पा रहे हैं, कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। तो शॉर्ट सर्किट की वजह से आग बताई जा रही है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट रहा है। फिलहाल कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। तो प्रयागराज से अहम खबर, खड़ी कार में यह आग की घटना सामने आई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जमीनी विवाद में दो सगे भाई आपस में भिड़ गए हैं। आपको बता दें, देखते ही देखते ये लड़ाई आपसी युद्ध में तब्दील हो गई। दोनों पक्ष एक दूसरे पर लाठी डंडों और ईंट पत्थरों से हमलावर हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस क्षेत्राधिकारी आलोक पाठक दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। पूरा मामला पिपरमिंट के खेत में मेढ़ को लेकर आपस में बताया जा रहा है विवाद हुआ, जिसके बाद दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते मामला गंभीर होता गया और दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमलावर हो गए। वहीं इस घटना में सहज राम पुत्र लेखराम दीन की मृत्यु हो गई है। वहीं दूसरे पक्ष के कीढ़ी लाल के पुत्र हरिश्चंद्र और भूपेंद्र को जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। तो जमीनी विवाद में दो सगे भाई आपस में भिड़े हैं, जिसमें एक की मौत हुई है। आपसी लड़ाई युद्ध में तब्दील हुई और सगे भाइयों में यह विवाद हुआ, जिसमें एक की मौत हो गई है। भूमि विवाद लड़ाई का कारण बताया जा रहा है। मेढ़ से यह विवाद शुरू हुआ और देखते देखते ये लड़ाई जानलेवा बन गई और एक की मौत हुई है। दो सगे भाइयों में मेंथा की खेती में दोनों सगे भाइयों के बीच में मारपीट हुई, जिसमें कि दोनों पक्ष में घायल हुए हैं और एक पक्ष से घायल दोनों पक्षों को तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और सीएससी हॉस्पिटल लेकर के आई, जिसमें कि उपचार के दौरान एक घायल की इसमें मृत्यु हो गई है और दूसरे पक्ष से घायल की है उसका इलाजरत है, इसका इलाज चल रहा है। मौके पे पुलिस फोर्स मौजूद। अब बात करेंगे अगली खबर की। वैसे तो मानसून 15 जून के बाद आ ही जाता है, लेकिन इस बार गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वहीं कानपुर शहर समेत कई इलाकों में अभी अगले 3 दिनों तक कोई राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। 3 दिनों के बाद हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मई में पूरे महीने गर्मी से कोई राहत नहीं मिली। अब आधा जून भी बीत गया है। आधा जून बीत जाने के बाद भी तापमान में कोई गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। तापमान में नहीं हो रही गिरावट से जनता और जहां आम जनमानस व्याकुल नजर आ रहा है, वहीं पशु पक्षी और जानवर भी बेहाल नजर आ रहे हैं। चारों तरफ भीषण गर्मी और गर्म हवाओं ने कानपुर शहर का तापमान बढ़ा रखा है। शनिवार को कानपुर देश में सबसे गर्म रहा। कानपुर का मौसम विभाग के मुताबिक अभी तक 3 दिन तक यूपी समेत आसपास के अन्य 4 राज्यों को गर्मी से कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है।
उत्तर प्रदेश में लगातार गर्मी का कहर जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं कानपुर में। कानपुर की बात की जाए तो शनिवार को कानपुर देश का सबसे गर्म दिन रहा। इस वक्त हम मौजूद हैं विष्णुपुरी में। आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ है। ये सड़क गंगा बैराज, पुराना कानपुर, रानीघाट, रेवथरी को जोड़ती है। आम दिनों में इस सड़क पर आवाजाही रहती है, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर कितना सन्नाटा पसरा हुआ है। आज रविवार है। आज की बात की जाए तो कानपुर का तापमान लगभग 46 डिग्री है। मौसम विभाग की माने तो 48 घंटे, अगले 48 घंटे भी हीट वेव का कहर रहेगा। वहीं मौसम विभाग की माने तो लगभग 22 जून के बाद कानपुर समेत आसपास के जिलों में मानसून आने की संभावना है। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, के न्यूज़ इंडिया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गंगा दशहरा का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज के दिन का विशेष महत्व होता है। हिंदू समाज की संस्कृति और रीति रिवाजों के साथ श्रद्धालु गंगा दशहरा पर गंगा स्नान, पूजन पाठ करते हैं और अपनी मनोकामना की मांग करते हैं। साथ ही आज के दिन दान का भी अपना महत्व होता है। हिंदू मान्यता के अनुसार गंगा दशहरे के दिन पतित पावनी मां गंगा का अवतरण हुआ था, यानी इस दिन मां गंगा का धरती पर आगमन हुआ था। आज कानपुर के तमाम घाटों पर सुबह तड़के से ही दूर दूर से आए श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते नजर आए और पूजन पाठ करते हुए दान भी करते नजर आए। तो आज की मान्यता है कि आज ही के दिन पतित पावनी मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। भागीरथ जी के प्रयासों से और उनकी कठिन तपस्या से आपको बता दें कि भागीरथ की कठिन तपस्या के बाद मां गंगा का अवतरण धरती पर हुआ था और आज के ही दिन को गंगा दशहरा के तौर पर जाना जाता है और ये काफी पवित्र दिन माना जाता है। आज के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। दान पुण्य का भी आज के दिन विशेष महत्व होता है। मां पतित पावनी गंगा का अवतरण दिवस के रूप में भी आज का दिन मनाया जाता है। श्रद्धालु आज के दिन मां गंगा में स्नान कर अपने पापों से मुक्ति की कामना करते हैं, दूसरी ओर अपनी मनोकामनाओं की भी मांग मां गंगा से करते हैं। तो दान का भी विशेष महत्व है। आज के दिन गंगा दशहरा के दिन लोग मां गंगा में स्नान कर आज दान पुण्य कर आज के दिन की शुरुआत करते हैं। और इस बीच उत्तर प्रदेश के बागपत से अहम खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के बागपत से अहम खबर, अमीनगर सराय में बकराशाला का शुभारंभ किया गया है। 650 बकरों को मुक्त कराकर दिया गया है जीवन। जीवदया संस्थान द्वारा बाइक एम्बुलेंस का शुभारंभ किया गया है। अमीनगर सराय हिसाबदा रोड पर बकराशाला, तो जीवदया संस्थान की दिखी अनोखी पहल। अमीनगर सराय में बकराशाला का शुभारंभ हुआ है। आपको बता दें, यहां पर बकरों को रहने की जगह 650 बकरों को मुक्त कराकर नया जीवन दिया गया है और यहां पर सैकड़ों की संख्या में बकरों को रखा गया है और उनको नया जीवन दिया गया है। तो अमीनगर सराय में बकराशाला का शुभारंभ किया गया है। 650 बकरों को मुक्त कराकर नया जीवन इनको दिया गया है। तो ये अनोखी पहल अमीनगर सराय रोड पर यह बकराशाला का शुभारंभ किया गया है। जीवदया संस्थान की अनोखी पहल देखने को मिली है। अमीनगर सराय में बकराशाला का शुभारंभ किया गया है। 650 बकरों को मुक्त कराकर उनको नया जीवन दिया गया। जिस तरीके से बकरा ईद को लेकर
बकरों की कुर्बानी दी जानी है। ऐसे में अब इन 650 बकरों को नया जीवन दिया गया है। और बहराइच से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, अहम खबर बहराइच से, भीषण गर्मी का प्रकोप बहराइच में जारी है। पारा 44 के पार पहुंच गया है और लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं। भीषण गर्मी से आम जनमानस के साथ पशु पक्षी भी आपको बता दें बेहाल नजर आ रहे हैं। तो गर्मी से बचाव के लिए घर में छुपने को मजबूर हैं लोग। यह अहम खबर आपको बहराइच से दिखा रहा है। हीट वेव के चलते सड़कों पर सन्नाटा जहां देखने को मिल रहा है, लोग घरों में दुबके नजर आ रहे हैं। भीषण गर्मी का प्रकोप जहां आम जनमानस को झेलना पड़ रहा है, वहां पशु पक्षियों को भी भीषण गर्मी से तमाम दिक्कतें हो रही हैं। सड़कों पर एक तरफ सन्नाटा पसरा हुआ। मानसिक रूप से कमजोर महिला एटीएम पर आई, जहां वो बेहोश होकर गिरी है। गर्मी से बचने के लिए एटीएम में लगे एसी में शरण उसने ली है। बेसुध अवस्था में उसने एटीएम में लगे एसी में शरण ली है। तो भीषण गर्मी से आम जनमानस और पशु पक्षी सब बेहाल नजर आ रहे हैं। बहराइच में भी पारा लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। लोग गर्मी से बेहाल नजर आ रहे हैं। आम जनमानस के अलावा पशु पक्षी भी गर्मी से बेहाल नजर आ रहे हैं। हीटवेव के चलते सड़कों पर जहां सन्नाटा देखने को मिल रहा है, वहां लोग जरूरी कामों के वजह से ही घर से निकलते नजर आ रहे हैं। बाकी लोग घर पे ही रहना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि भीषण गर्मी की वजह से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। आइसक्रीम में इंसान की उंगली मिलने के बाद आपको बता दें, FSSAI यानी कि ये मानक ब्यूरो है ने पुणे जिले के इंदापुर में फॉर्चून डेयरी को बंद करने के निर्देश जारी किए हैं। मुंबई के मलाड इलाके में एक महिला को आइसक्रीम कोन में इंसान की उंगली का टुकड़ा मिला। महिला ने एक ऑनलाइन डिलीवरी ऐप के जरिए इमो कंपनी से आइसक्रीम कॉर्न ऑर्डर किया था। बाद में महिला को आइसक्रीम कॉर्न में एक इंसान की उंगली का टुकड़ा मिला। इसके बाद डरी सहमी महिला आपको बता दें मलाड पुलिस स्टेशन पहुंची। मलाड पुलिस ने इमो आइसक्रीम कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और इस आइसक्रीम को जांच के लिए भेज दिया है। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं आइसक्रीम कॉर्न में मानो उंगली मिलने से महिला डरी सहमी पुलिस स्टेशन पहुंची है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर रोहतक से है, जहां उप मंडलाधीश आशीष कुमार ने जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता तरुण गर्ग तथा अन्य अधिकारियों के साथ जल घरों का दौरा किया है तथा जल घरों में स्टोर किए गए जल का अवलोकन भी किया। उन्होंने कहा कि शहरवासियों के लिए विभाग के जल घरों में पर्याप्त जल उपलब्ध है तथा प्रत्येक विभाग शहरवासी तक वाटर सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। JLN से नहर में पानी को इकट्ठा करके चैनल के माध्यम से जल घरों तक पहुंचाया जा रहा है। जी, आज हमारे जो वाटर वर्क्स हैं पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के, उनका दौरा किया गया था, जिसमें वाटर वर्क्स 1, 2, 3 का और JLN से जो फीडिंग होती है, इनलेट जो चैनल हमारी शहर में जो मेन फीडर करती है, उसका दौरा किया गया था। और उसको देखने के बाद लगा कि हमारा जो वाटर वर्क्स फर्स्ट है, वहाँ पे प्रॉपर कैपेसिटी के साथ जो हमारी इनलेट चैनल है उसमें प्रॉपर कैपेसिटी के साथ पानी जा रहा है। और जो हमारा ओल्ड शहर एरिया है उसके अंदर जो वाटर वर्क्स फर्स्ट है जो फीडिंग करता है, वहाँ पे एक टाइम प्रॉपर जो पानी है वो सुचारू रूप से दिया जाएगा। इसके अलावा जो हमारा वाटर वर्क्स 2 है जो जज्जर रोड के ऊपर है, वहाँ पे पानी हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट के अंदर है। वहाँ पे हमारे तीनों टैंक फुल है और फुल कैपेसिटी से वहाँ पे हमारा जो हमारे पंप्स हैं और जो हमारा बूस्टर है वो चल रहा है, जिससे हमारा उस एरिया का जो पानी है 2 टाइम हम सुचारू रूप से दे रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा तीसरा वाटर जो वर्क्स है, वहाँ पे हमारा जो पानी है वो हम अपना जो आउटर जो एरिया है, जो सेक्टर एरिया है और जो हमारा बोहर का एरिया है, उस एरिया में सप्लाई कर रहे हैं। वहाँ पे पानी सफिशिएंट, एक टाइम पानी प्रॉपर दिया जा रहा है। बोहर के कुछ एरिया के अंदर जो
पीछे की तरफ का जो एरिया जहाँ पे प्रेशर जनरेट नहीं हो पा रहा है, वहाँ पे कुछ इश्यूज हैं, एक दो जगह गलियों के इश्यूज थे, उन गलियों के इश्यूज के रिगार्डिंग एक्शन आप पर्सनली उसको रिव्यू कर रहे हैं और जल्दी उसको रिजोल्व कर देंगे। तो देश के बाद में फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए कि न्यूज़ इंडिया।